हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जो है मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जो है उन्हें देख लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज जो यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स, ये रहेंगे टोटल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 40, यानी जो पेडागोजी है, पेडागोजी के क्वेश्चन आज रहेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेके आऊँगा मैं जीएस और जीके लेके आऊँगा। और पार्ट 3 में लेके आऊँगा इसका फिर मैथ्स और हिंदी। तो मैथ्स तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैथ्स जो लेके आऊँगा उसमें केवल मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके जो आंसर्स की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने जो है 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ भी उन्हें भी आप देख सकते हैं। 2021 में जो पेपर हुआ था उसको भी मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये क्वेश्चन आपको किस तरह से लगते हैं या आपको वीडियो कैसे लगी, आप लोग प्लीज़ जो कमेंट करना। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा परिकल्पित NSSF का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? NSSF का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1982 में। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो है पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। तो आप लोग देख लेना पहले किसकी स्थापना हुई थी। पहले स्थापना हुई थी 1982 में, ये हुई थी स्थापना भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की। और कहाँ हुई थी? हैदराबाद में, जो क्या था भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था। और दूसरा उसके बाद किसकी स्थापना हुई थी? 1985 में हुई थी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है कथन दिया गया और कारण दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सर्वाधिक संगठन बनाया गया। कथन द्वितीय कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT एक स्वायत्त संगठन है। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, क्या? यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। कब आया? 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा यह भारत का सांविधिक संगठन बन गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा सरकार द्वारा जो है 1961 में, कब? 1961 में स्थापित स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कर्म कार्यों पर जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए एक स्वायत्त संगठन है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है। स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है, ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका गठन किया गया था 1948 और 49 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है भारत का पहला शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी।
और इसका जो गठन हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था, तथा अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पे प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो 5 है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्राच्य अधिगम कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? प्राच्य अधिगम कार्यक्रम। तो भारत में संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा जो है प्राच्य अधिगम कार्यक्रम का उदाहरण है। इसकी सहायता से जो है प्राचीन ज्ञान एवं प्रज्ञा को पुनर्जीवित एवं सुरक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रतिपादित अनुशंसाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पे हमें बताना है, ये कह रहा ऑप्शन ए कि मेडिकल कॉलेज को अधिकतम 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए। भारतीय पद्धति के विशेष संदर्भ में औषधि का इतिहास औषधि के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन कह रहा है जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और नर्सिंग को अधिक महत्व देना चाहिए और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रति विद्यार्थी पर 10 शैय्या का उपबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ABCD ये क्या है? उत्तर का चयन करना है सही। तो सभी क्या है? सही है। अब भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा चिकित्सा से संबंधित यहाँ पे जो शर्तें हैं, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और नर्सिंग को अधिक महत्व देनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिए विद्यार्थी पर 10 बेड का उपबंध होना चाहिए। भारतीय पद्धति के विशेष संदर्भ में औषधि का इतिहास औषधि के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए और मेडिकल कॉलेजों को अधिकतम 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समकक्ष मूल्यांकन। तो समकक्ष मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण है। समकक्ष मूल्यांकन एक प्रभावी सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को समूह कार्य में सहकर्मियों द्वारा किए गए योगदान पर विचार करने के लिए कहती है और इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को उनके स्वयं के काम को समझने में मदद करना और प्रतिपुष्टि देने और प्राप्त करने के माध्यम से वे कैसे सुधार कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मूल्यांकन प्रणाली के जो है नवाचारी उपागम का उदाहरण यह है समकक्ष मूल्यांकन। अरस्तु द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्वों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले ये होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें नीचे दिए गए सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। यहाँ पे जो है इनमें से बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे संप्रेषण के तत्व का सही क्रम है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होना चाहिए? वक्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहले वक्ता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? भाषण क्या होना चाहिए? भाषण। फिर उसके बाद कह रहा है अवसर, क्या कह रहा है? अवसर कह रहा है। फिर कह रहा है श्रोता और फिर क्या कह रहा है? प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अरस्तु द्वारा जो है निर्धारित संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या होगा? वक्ता, भाषण, अवसर, श्रोता और प्रभाव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल का किस रूप में वर्णन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मीडिया विश्लेषण। क्या है? मीडिया विश्लेषण। तो संचार का कौन सा अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल की मीडिया विश्लेषण के रूप में वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। संचार का कौन सी प्रकार है? संचार का कौन सा प्रकार है जिसको होवार्ड रिनगोल्ड ने एक रक्तहीन प्रौद्योगिकीय कृत्य के रूप में कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट संचार। क्या?
संचार का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको होवार्ड रीन गोल्ड ने एक रक्तहीन प्रौद्योगिकी कीर्ति के रूप में कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे डी राइट आंसर है। अब यहाँ पे होवार्ड रीन गोल्ड एक अमेरिकी लेखक है जो आभासी दुनिया और इंटरनेट मोबाइल टेलीफोन के विकास में विशेष रूप से प्रभावशाली थे। हावर्ड रिन गोल्ड ने इंटरनेट संचार को एक रक्तहीन प्रौद्योगिकीय कृत्य के रूप में कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकीकरण। तो स्थानीय और आमने सामने के संचार को सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। साझा मान्यताओं, मूल्यों और मानदंडों के आधार पर जो है एक व्यक्ति किसी समूह या टीम से संबंधित महसूस करता है और सामाजिक एकीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव संप्रेषण में कौन सा कौशल शामिल होता है? मानव संप्रेषण में कौन सा कौशल शामिल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सबसे पहले स्व प्रस्तुति, उसके बाद है समूह अन्योन्य क्रिया और उसके बाद क्या है संबंध बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मानव संप्रेषण में स्व प्रस्तुति, समूह अन्योन्य क्रिया, संबंध बनाना आदि कौशल शामिल होता है। मानव संप्रेषण जो है मानव विज्ञान का वह क्षेत्र है जो यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो है कैसे संवाद करता है, वह क्या संदर्भित कर रहा है और किस बारे में विचार विमर्श कर रहा है। इनका समेकित रूप से संप्रेषण को ही प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके एक शिक्षक ने आपको किसी कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम को संस्थापित करने का अनुदेश दिया है। निम्नलिखित चरणों एसी के सही क्रम का पहचान कीजिए जिसका आपके द्वारा रैम को सुरक्षित रूप से संस्थापित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर को पावर सप्लाई से करना, उसके बाद कलाई पर पड़ती स्थैनिक बैंड बांधना और उसके बाद रैम को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी। तो कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम को संस्थापित करने के लिए जो है सबसे पहले कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करना चाहिए, फिर कलाई पर प्रति स्थैतिक बैंड लगाना चाहिए और रैम को जो है स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्या है इन ENIC का पूरा रूप? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना है, सूचना क्या है? तो सूचना है संसाधित प्रदत्त। तो जानकारी या सूचना संसाधित प्रदत्त है जो उसे पढ़ रहे व्यक्ति या कंप्यूटर के लिए सूचना प्रदत्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है। स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया यानी आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है और स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए संरचित किया गया है। कथन 2 कह रहा है। तो यहाँ पे बताना है सही उत्तर कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो जो यहाँ पे कथन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं और इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। यह एक एकीकृत मंच है जो स्कूली 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि 3 मूलभूत सिद्धांतों पहुंच, सभ्यता,
सॉरी, साम्यता और गुणवत्ता। किन सिद्धांतों पे? 3 मूलभूत सिद्धांत है। 6 यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि 3 मूलभूत सिद्धांतों पहुँच कौन-कौन से हैं? पहुँच है, साम्यता है और गुणवत्ता है। इनको प्राप्त करने के लिए संरचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से सहज कक्षा वातावरण के तत्व हैं? तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले प्रेरक वातावरण का निर्माण ये होना चाहिए, उसके बाद सहयोगी टीम का कार्य ये भी होना चाहिए, और उसके बाद क्या है? निमग्नता पूर्वक श्रवण। तो यहाँ पे जो ए और बी, ए सी बी, ए सी ई दिए गए हैं, बाकी व्यक्तिगत प्रयासों में शामिल होना ये नहीं है, कक्षा के भीतर विनियमन गतिविधियाँ ये भी नहीं है। तो हमारा ए सी ई जहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रेरक वातावरण का निर्माण, सहयोगी टीम का कार्य और निमग्नता पूर्वक श्रवण होना चाहिए। शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेरित है। शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेरित है। 18 का यहाँ पे डी राइट आंसर है। विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। विद्यार्थियों को कैसा सीखना चाहिए? कार्यकलाप के माध्यम से। अब इसमें देखेंगे, गत्यात्मक उपागम तब होता है जब हमारे पास व्यवहारिक अनुभव होता है। गत्यात्मक अधिगम के अनुभव का एक उदाहरण है जब एक बच्चा झूले का उपयोग करना या बाइक चलाना सीखता है। वे निर्देशों को पढ़ सकते हैं या निर्देशों को सुन सकते हैं, लेकिन करने की प्रक्रिया के माध्यम से गहन शिक्षा प्राप्त होती है। और इस प्रकार के जो उपागम होते हैं उन्हें गहन सीखने के लिए एक बहुसंवेदी सीखने की का माहौल की आवश्यकता है, क्योंकि वे करने के माध्यम से सीखते हैं और इस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर है 19, विद्यार्थियों के समग्र रूप से विकास के लिए किस शिक्षक को निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? तो 19 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। मूल्यों संबंधी शिक्षा के साथ साथ परिणाम आधारित शिक्षा। तो छात्रों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए एक शिक्षक को जो है मूल्य शिक्षा के साथ साथ परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर देना चाहिए। और मूल्य शिक्षा एक छात्र के समग्र चरित्र को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसमें चरित्र विकास, व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है, और यह मजबूत चरित्र और मूल्यों के साथ एक समझदार व्यक्ति को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो जो 20 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर निर्माणात्मक आकलन। तो यहाँ पे निर्माणात्मक आकलन जो है प्रयोग एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। अधिगम की सफलता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसमें जो मूल्यांकन को निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और इसे रूपदेय मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। और इस मूल्यांकन में जो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से हैं? तो 21 यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये होगा परिवार। क्या होगा? परिवार होगा। फिर होगा अभिप्रेरणा। फिर क्या होना चाहिए? फिर होना चाहिए सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे बी सी ई, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक हैं परिवार, अभिप्रेरणा, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की है? तो 22 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने की है। यह वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया है, और इस सुधार के अंतर्गत जो है 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत भी यहाँ पे की गई है। क्वेश्चन नंबर है 23, किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, तो
किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है। क्या करता है? ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है। तो श्रवण अधिगम प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है। प्रभावित श्रवण एक आदत व प्रभावी संचार की नींव भी है। छात्रों को श्रवण के कौशल को विकसित करने में उचित शिक्षण प्रणाली प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है कि हमें बताना है क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसको 23 थोड़ा पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि छात्र को श्रवण के कौशल को विकसित करने में उचित प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो है प्रभावी श्रवण के लिए छात्र को पर्यावरण संबंधी बाधाओं या विकर्षणों जैसे शारीरिक शोर, क्रियात्मक थकान, मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की कमी, अवसाद, चिंता आदि शब्दार्थ, कठिन शब्दावली, शब्दजाल आदि का उपयोग और सफलतापूर्वक उनका सामना करने के लिए जागरूक कर रहना चाहिए। किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है। अब यहाँ पे 24 देखेंगे, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 को हमें मैच करना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वाचन वैकल्य। क्या है? वाचन वैकल्य। तो वाचन वैकल्य को क्या हो जाएगा? पठन में कठिनाई, पठन में कठिनाई, बी हो जाएगा। उसके बाद लेखन वैकल्य, तो लेखन वैकल्य क्या होगा? लेखन में कठिनाई। परिकलन वैकल्य, तो परिकलन वैकल्य को होगा गणित। उसके बाद क्या है? एच डी ये हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तो इसका जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। वाचन वैकल्य पठन में कठिनाई, लेखन वैकल्य लेखन में कठिनाई, परिकलन वैकल्य गणित कार्य में कठिनाई, और एच डी ये है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे जो 25 है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी के मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। तो शिक्षण के विमर्श स्तर और चिंतन, शिक्षण के विमर्श स्तर चिंतन स्तर में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी के ओर उच्चतम स्तर की विचारशीलता, इस स्तर में जो है मूल रूप से उन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शामिल है। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को समर्थन प्रदान करता है, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करता है, और इसके द्वारा विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताओं का विकास भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या था? डी, सी और डी। संरचनावाद एवं सिद्धांत के रूप में, तो 26 में यहाँ पे जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, अधिगमकर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, ICF प्रतिमान निष्पक्षता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 27 ए राइट आंसर है, क्रियाकलाप एवं भागीदारी। तो संरचनावाद एक सिद्धांत के, यहाँ पे 27, तो ICF प्रतिमान निष्पक्षता के क्रियाकलाप एवं भागीदारी घटक पर ध्यान केंद्रित करता है। ICF मॉडल विकलांगता की गतिविधियों और भागीदारी घटकों पर केंद्रित है। द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ICF का, क्या हो जाएगा? द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ICF क्रियाकलाप और विकलांगता जागरूकता का वर्णन और आयोजन करने के लिए एक ढांचा है। यह स्वास्थ्य और विकलांगता की परिभाषा और माप के लिए एक मानक भाषा और एक वैचारिक आधार प्रदान करता है। ICF को 2001 में जो है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था। दुनिया भर में विकलांग लोग और प्रासंगिक विषयों के लोगों को शामिल करके व्यापक प्रशिक्षण करने के बाद यह वर्गीकरण तैयार की गई। बच्चों और युवाओं के लिए जो है यह एक सहगामी वर्गीकरण ICF CYE 2007 में प्रकाशित किया गया था। यह अवलोकन ICF की
संरचना, सामग्री, उद्देश्य और अनुप्रयोग का एक संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। आईसीएफ में कार्यप्रणाली और विकलांगता बहुआयामी अवधारणा है जो निम्न से संबंधित है। किनसे? लोगों के शरीर के कार्य और संरचनाएं और उनकी हानि शरीर के स्तर पर कार्य करना। लोगों की गतिविधियां व्यक्ति के स्तर पर कार्य करना और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली गतिविधि सीमाएं। अगला ऑप्शन है कि यहाँ पे जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों की जो सहयोग एवं भागीदारी है उसमें सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का कामकाज। अगला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक जो इन अनुभवों को प्रभावित करते हैं और ये कारक और क्या है? ये कारक सुविधा प्रदाता या बाधाएं हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। 28। एक स्मार्ट को निम्न में से किसमें सबसे अधिक पारंगत होना चाहिए? 28 डी राइट आंसर है। आईसीटी कौशल, किसमें? आईसीटी कौशल। तो एक स्मार्ट को आईसीटी कौशल में सबसे अधिक पारंगत होना चाहिए। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। WBL क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी है हो जाएगा वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग तो वेब आधारित अधिगम इंटरनेट की सहायता से विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को निर्देशात्मक वितरण उपकरण के रूप में विद्यार्थियों को प्रदान करता है। इसे ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री शामिल रहती है। वेब के माध्यम से जो है ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वीडियो स्ट्रीमिंग के द्वारा एक परिचर्चा मंच का भी निर्माण किया जाता है और वेब पेज एक हाइपर क्या है? एक हाइपर के लिंक द्वारा सूचनाओं को जो है बृहद मात्रा तक पहुंच को सक्षम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 29 बी राइट आंसर है। 30 निम्न में क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसे अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल केंद्रीयता। तो विद्यार्थी शिक्षा में अनुशासन का पालन करते हैं तो वह निश्चित ही हर क्षेत्र में सफल होता है। अनुशासन के बिना शिक्षा अधूरी है और अनुशासन को सत्ता, दंड तथा पुरस्कार से जोड़ा जाता है, परंतु बालक जो है केंद्रीयता अनुशासन में नहीं जोड़ा गया है क्योंकि बाल केंद्रीयता बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिलाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 है, निम्न में से कौन प्रशासक में मानव संबंध आंदोलन से संबंधित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मैरी पार्कर फोलेट। क्या हो जाएगा? प्रशासन में मानव संबंध आंदोलन है तो मैरी पार्कर फोलेट है। तो मानवीय संबंध आंदोलन या मानवीय संबंधों पर बल देने वाले संप्रदाय 1935 से 1950 के प्रमुख समर्थक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैरी पार्कर फोलेट ने 1940, एल्टन मेयो 1933, 1945 और तथा फ्रिटज रोथिल्स बर्जर 1939 थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक कौन है? तो 32 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक पर्यवेक्षक जो अपने छात्रों को समझाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक जो छात्रों तथा शिक्षकों की समस्याओं से निकट का परिचय प्राप्त करता है, वो छात्रों को समझाता हो, अर्थात छात्रों की समस्याओं, आधुनिक बाल विकास का समायोजन आदि के निदान व उपकरण के लिए कदम उठाता हो आदि। ये सब क्या है? विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब है 33। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण होता है? तो 33 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, भारत में नवोदय विद्यालयों में। तो जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा तथा पूर्ण केंद्रित विद्यालय। इस परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य है गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना, विद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 34 का राइट आंसर है सी, शैक्षिक सेवाएं।
तो शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य है शैक्षिक सेवाएं। शैक्षिक निगरानी इसकी गुणवत्ता का आकलन है। इस तरह से काम का संचालन करते समय शैक्षिक प्रक्रिया इसकी सामग्री का निरंतर निगरानी प्रदान की जाती है। बल्कि सॉरी यहाँ पे बेल्किन के अनुसार जो है शैक्षिक निगरानी वैज्ञानिक रूप से आधारित नैदानिक और शैक्षणिक गतिविधियों के निदान की सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को पाठ योजना लेखन की परंपरागत रीति में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। क्या आएगा? पूर्व ज्ञान आएगा। फिर आएगा विषय वस्तु प्रस्तुति। क्या आएगा? विषय वस्तु प्रस्तुति आएगा। उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति। क्या आएगा? पुनरावृत्ति आएगा। और फिर आएगा गृह कार्य। सबसे पहले क्या आएगा? विशिष्ट उद्देश्य, फिर आएगा पूर्व ज्ञान, फिर आएगा विषय वस्तु प्रस्तुति, और फिर आएगा पुनरावृत्ति, और फिर आएगा गृह कार्य। तो 35 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, गलत को यहाँ पे छांटिए। तो गलत यहाँ पे बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंचार के साधनों का प्रयोग। तो यहाँ पे जो है जनसंचार के साधनों का प्रयोग शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व नहीं है। शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व कौन कौन से, इन्हें आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले है उद्देश्य यानी लक्ष्य, संरचना है, क्या है? संरचना है। उसके बाद है सामाजिक प्रणाली, और सिद्धांत जांच है, और सहायक तंत्र है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या के लिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 37 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण तकनीकी। क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण तकनीकी। तो सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के संकुचित रूप में देखा व समझा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे किसी तथ्य को कम छात्रों में कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। अब सूक्ष्म शिक्षण की कुछ निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? सूक्ष्म शिक्षण विधि कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5-6 तक रखी जाती है, और सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था भी की जाती है। आपने जब बीएड किया होगा तब आपने ये टीचिंग की होगी, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा आयोग के रूप में उल्लेखित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 38 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डीएस कोठारी। शिक्षा आयोग के रूप में उल्लेखित आयोग के अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। तो 30 यहाँ पे जो 8 है, यहाँ पे शिक्षा आयोग के रूप में उल्लेखित आयोग के अध्यक्ष डीएस कोठारी थे। भारत के लिए सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए इस आयोग की स्थापना 1964 और 66 में की गई थी। इस आयोग ने जो है 10+2+3 का एक पैटर्न शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया, और इसके नामांकन के मुद्दे पर जनशक्ति दृष्टिकोण अपनाया। यह घोषित किया कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। भले ही इसने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया और अपनी भूमिका को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था? तो 39 का ई राइट आंसर हो जाएगा, हंटर आयोग ने। हंटर आयोग ने जो है सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में सन 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर इस कमिश्नर के सदस्य थे और इन्हीं के नाम से इसे हंटर आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो 40 का यहाँ पे जो राइट आंसर है सी, सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। इसकी जो स्थापना हुई थी 13 जून 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुई थी। यह भारत के जो है प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे जो है अब हम 41 से और यहाँ पे 105 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि एक कमेंट से और एक आपका लाइक शेयर से आपका जो है यहाँ पे मोटिवेट मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जितना आप जो है यहाँ पे
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से इसका अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे 11 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट से जो है हमारी जो तैयारी है बहुत ही बेस्ट हो जाती है। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।